जे इन फ्रेंड हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए डॉक्टर नगेन के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम छायावाद युग के तहत जो विविध विधाओं में निबंध विधा है उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए निबंध जो विधा है इसमें इसके पहले भी आपने देखा कि छायावाद युग के संबंध में उन्हें बात किया कि छायावाद युग क्या है, उनमें कौन से प्रमुख रचनाकार है, कौन उनसी रचनाएं रही हैं। फिर छायावाद के समय में यानी 1918 से 36 के कालखंड में कैसे उपन्यास लिखे गए, कैसे कहानियां लिखी गई, इन सब पे भी बात किया। वैसे ही 1918 से 36 के दौर में देखेंगे तो निबंध विधा में क्या काम हुआ, कौन से प्रमुख निबंध लिखे गए, कौन कौन से प्रमुख निबंधकार रहे, इन पे हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, ये समझिए कि उस समय निबंध के क्षेत्र में क्या हुआ था, बस इतना संक्षेप में यहाँ पे उसके बारे में जानकारी दी गई है। हिंदी में निबंध शब्द का प्रयोग एक और तो एस्से के पर्याय के रूप में होता है, इंग्लिश में हम लोग इसे एस्से कहते हैं। तो एक तो एस्से के पर्याय के रूप में होता है ललित या व्यक्तिगत निबंधों के लिए, और दूसरी ओर उन रचनाओं के लिए भी होता है जिनमें किसी विषय का सुसंबंध विवेचन हो। यहाँ इनमें से पहले वर्ग की रचनाओं अर्थात विषय के स्थान पर व्यक्ति और लालित्य को प्रधानता देने वाले निबंधों को विवेचन किया गया, नहीं जो व्यक्ति और लालित्य सौंदर्य को जो महत्व दे उन निबंधों के बारे में बात की गई है। और 1918 से 36 के कालखंड में जो भी निबंध लिखा गया, तो प्रमुख निबंधकार के तौर पे जैसे आपने देखा कि उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में इसी कालखंड में आप किसको देखते हैं, प्रेमचंद जी को देखते हैं। तो ऐसे ही निबंध में जो निबंध के एक तरीके से जनक ही मान लीजिए, और जिन्होंने निबंध के साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया वो है रामचंद्र शुक्ल जी। तो इस मान्यता का आधार है कि इस युग के सबसे बड़े निबंधकार के तौर पे खुद शुक्ल जी उपस्थित थे। और जब वो स्वयं थे तो उनके चिंतामणि के दोनों खंडों में आप देखेंगे इन निबंधों में प्रौढ़ चिंतन, सूक्ष्म विश्लेषण और तर्कपूर्ण सुसंबंधित विवेचन का चरम आदर्श दिखता है। और इस कसौटी पर शुक्ल जी को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार मानना सर्वथा उचित भी है। क्योंकि देखिए जैसे उपन्यास के क्षेत्र में उपन्यास लिखने वाले तो बहुत रहे, लेकिन प्रेमचंद जी का जो स्थान है क्या वो और कोई ले पाया? वो स्वयं प्रेमचंद जी ही ले पाए। इनके अलावा लिखने को तो बहुत सारे उपन्यासकारों ने लिखा। वैसे ही सेम चीज आप देखिए कि निबंध के क्षेत्र में है। चिंतामणि के दूसरे भाग में संकलित काव्य में प्राकृतिक दृश्य, काव्य में रहस्यवाद और काव्य में जो है अभिव्यंजनावादी इनके निबंध की विषय वस्तु है। वो निबंध ना होकर एक विस्तृत आलोचनात्मक लेख है। पहले भाग में ही देखेंगे तो 3 प्रकार के आपको निबंध देखने को मिलेंगे। एक तो इनके मनोविकार विषयक निबंध, दूसरे साहित्य सिद्धांत विषयक और साहित्य लोचन विषयक, ये 3 निबंध। इनमें अंतिम 2 प्रकार निश्चित रूप से साहित्य लोचन से जुड़े हुए हैं, अतः ये आलोचना के अंतर्गत आएंगे, निबंध के तहत नहीं आएंगे। शेष रह जाते हैं इनके जो निबंध हैं वो मनोविकार संबंधी निबंध। तो स्वयं हो सकता है आपको थोड़ा सा आवाज़ स्लो लग रहा हो, एक्चुअली थोड़ा सा कोल्ड ज़्यादा हुआ है। लेकिन हम सोचे आप लोगों का लेक्चर चला जाए तो इसके लिए हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखिए शेष रह जाता है मनोविकार संबंधी निबंध। मनोविकार जिन्हें प्रस्तुत प्रसंग में विचारणीय होने पर भी शुद्ध ललित या व्यक्तिगत निबंध नहीं कहा जा सकता। इनमें आपको गंभीर मुद्रा में उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, तो यहाँ पे देखिए जैसे उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा, ग्लानि, लोभ, प्रीति, ईर्ष्या, भय आदि भावों अथवा मनोविकारों का स्वरूप निर्धारण तथा इनका तुलनात्मक विवेचन किया गया है। इस संदर्भ में शुक्ल जी का विशद पांडित्य देखिए, शुक्ल जी जो लिखते हैं उनमें आपको बहुत ही ज्यादा चिंतन पद्धति दिखता है, सूक्ष्म विश्लेषण, प्रौढ़ चिंतन, विशद पांडित्य। तो वो सारा उन्होंने अपने जो निबंध साहित्य उसमें निकाल कर रख दिया है। वो चीजें हमारे सामने गूढ़ दार्शनिक के रूप में आता है। इन निबंधों में आपको पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन और जो कोई भी चीज़ है उसका निष्कर्ष निकालना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। फिर भी ये दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान की संपत्ति नहीं, वो साहित्य की संपत्ति है। हालाँकि वो उनके चिंतन का आधार है, पर उन्होंने गंभीर मुद्रा त्याग कर शुक्ल जी बीच-बीच में सहज बातचीत भी करते हैं, मधुर संभाषण की अनौपचारिक मुद्रा को भी दिखाते हैं। लेकिन उनके जो मतलब जो निबंध है उसके विषय बहुत गहरे होते हैं। लोभ और प्रीति क्या है, श्रद्धा और भक्ति क्या है, कविता क्या है, इनको बहुत अच्छे से पारिभाषित करते हैं। और आपकी यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा है, कविता क्या है,
है ना? उन सब पे जब बात करेंगे तो आप देखिएगा उनके जो एक तरीके से निबंध लेखन का जो पद्धति है वो बहुत ही विचारात्मक पद्धति है। तो निबंध का एक अंश भी देखिए जैसे इन्होंने कहा कि लोभ और प्रीति क्या है? तो समझाया लोगों को। लोभियों का दमन योगियों के दमन से किसी प्रकार कम नहीं होता। लोभ के बल से वे काम और क्रोध को जीतते हैं। सुख की वासना को त्याग करते हैं, मन अपमान में समान भाव रखते हैं। लोभियों, तुम्हारा अक्रोध, तुम्हारा इंद्रिय निग्रह, तुम्हारी मनमानापन, समता, तुम्हारा तप अनुकरणीय है, तुम्हारी निष्ठुरता, तुम्हारी निर्लजता, तुम्हारा अविवेक, तुम्हारा अन्याय विगरणीय है। तुम धन्य हो, तुम्हें धिक्कार है। इसी विषय के वैज्ञानिक विवेचन में ऐसे भावोद्गार के लिए कोई स्थान नहीं होता। मनोविज्ञान के ग्रंथ में अगर देखें तो इस प्रकार का विषयांतर दोष माना जाएगा। इसी प्रकार अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए शुक्ल जी ने कई कई अंतरकथा की भी सहायता ली है, जो ललित निबंध का तो गुण है, पर वैज्ञानिक विवेचन में उसका कोई महत्व नहीं है। इस तरह की ललित उड़ान ही निबंध को लेख से अलग करती है, और शुक्ल जी के निबंधों में इस ललित उड़ान के दर्शन हमको देखने को मिलते हैं। शुक्ल जी के निबंधों की एक अन्य खासियत ये भी है कि प्रांजल साहित्यिक भाषा का प्रयोग, जो इनको विषय के शुष्क विवेचन से भिन्न धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। वैज्ञानिक विवेचन की भाषा का सारा बल अर्थ की निश्चयात्मकता पर होता है, जबकि शुक्ल जी ने अर्थ की अनिश्चयात्मकता का ध्यान रखने पर भी उसे अधिक बोधगम्य, व्यंजक और प्रतीतपूर्ण बनाने का प्रयास किया है। इनकी सब चयन, वाक्य रचना, सादृश्य विधान, उसमें काव्यात्मक रुचि परिचय देखने को मिलता है। हालांकि जब हम स्वतंत्र रूप से तिवारी जी की किताब से निबंध विधा पे बात करेंगे तो बहुत ही डिटेल से बात करेंगे। यहाँ पे इनका जो है लेखन में प्रथम पुरुष की शैली का प्रयोग उनके निबंधों को लालित्य निबंध के निकट पहुंचाने वाला तत्व साबित होता है। बाकी मनोविकार जो उनके संबंधी निबंध हैं, उन ललित निबंधों को आत्मीयता, काव्य गुण, इन विशेषताओं के साथ देखा जा सकता है। अब ललित निबंध की दृष्टि से देखिए, एक तो हमने अभी इनको पढ़ लिया कि शुक्ल जी है। शुक्ल जी के अलावा कौन-कौन से निबंध के क्षेत्र में और रचनाकार हैं, उनमें देखिए गुलाब राय जी। गुलाब राय जी का समय 1800 वही दिया गया है, 88 के लगभग 1963 तक चलता है, और इन्होंने ठलुआ क्लब लिखा, फिर निराशा क्यों हुआ, मेरी असफलताएँ, तीनों ही बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, और ये संग्रहों में कुछ श्रेष्ठ इनके व्यक्तिगत निबंध भी संकलित है। जैसे इनका मेरा मकान, मेरे नापिता चारे, मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ, प्रीति भोज, ये निबंध है ललित निबंध की सभी विशेषताओं से युक्त है। और ये किनके हैं? तो ललित निबंधकार के तौर पे हम गुलाब राय जी को देखते हैं। इनमें उन्होंने अपनी गंभीर आलोचनीय पांडित्य वाली मुद्रा को त्याग कर सर्वथा जो अनौपचारिक बातचीत की शैली उसी को अपनाया है, और चलती हुई प्रक्रिया भी व्यक्त की है। इनमें विषय की प्रधानता ना देखकर लेखक के व्यक्तित्व, उसकी निजी प्रक्रियाओं और उल्लास तथा व्यंग्यपूर्ण क्षणों की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। लेखक की भाषा इसमें आप देखेंगे तो सरल, स्वच्छ, स्पष्ट और भावव्यंजक है, लेकिन लिखने का जो शैली है वो है क्या है? इसको क्या कहेंगे? इनकी ललित निबंधकार के तौर पे। जैसे इनका एक निबंध है मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ। यहाँ पे उसका एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। उसमें लिखते हैं, खैर आजकल उस भैंस का दूध कम हो जाने पर भी अपने मित्रों की छाछ भी वो नहीं पिला सकने की व्यवस्था के जूझल के होते हुए भी, यानी सुरराज इंद्र की तरह मुझे भी मट्ठा दुर्लभ हो जाता है। तर्क सक्रस से दुर्लभम, उसके लिए भूष लाना अनिवार्य हो जाता है। कहाँ साधारणीकरण और अभिव्यंजनावाद की चर्चा और कहाँ भूस का भाव। भूस खरीद कर मुझे भी गधे के पीछे ऐसे ही चलना पड़ता है। तो बड़ी ललित शैली में बड़े ही ऐसे अंदाज में कह देते कि लोगों को समझ में भी आ जाए और निबंध भी ऐसा ना लगे कि बहुत बोझिल लगे। इनके सामयिक काल में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने भी कतिपय व्यक्तिगत निबंध लिखे जो पंचमात्र में संग्रहित है। इनमें संकलित अति स्मृति, उत्सव, रामलाल पंडित, श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि के दो फूल आदि निबंधों में लेखक की भावुकता, आत्मीयता तथा व्यंग्यपूर्ण प्रतिक्रिया का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। कहीं कहीं आपको अंतर कथाओं का प्रयोग भी देखने को मिलेगा। बख्शी जी की भाषा में गति की सजीवता और चित्रात्मकता पर्याप्त मात्रा में दिखती है। इस काल के अन्य ललित निबंधकारों में शांतिप्रिय द्विवेदी हैं, शिवपूजन शाह है, बेचन शर्मा उग्र है, रघुवीर है, माखनलाल चतुर्वेदी है। तो शांतिप्रिय द्विवेदी, शिवपूजन, पांडे, बेचन शर्मा उग्र, माखनलाल चतुर्वेदी। शांतिप्रिय द्विवेदी ने निजी जीवन और व्यक्तिगत समस्याओं पर निबंध लिखने के अलावा कवि और काव्य 1936 साहित्य की प्रवृत्ति आलोचनात्मक निबंध संग्रह में भी भावुकता और आत्मीयता का परिचय दिया है। भाषा की काव्यमयता, सुकुमार शब्द योजना, भावोच्छ्वास की तरल अभिव्यक्ति उनके निबंधों की सहज विशेषताएं हैं। शिवपूजन शायद भाषा के जादूगर के रूप में ख्याति,
उनकी मस्ती और जिंदा-दिली उनके व्यक्तिगत निबंधों में फूटी सी दिखती है। कुछ शीर्षक निबंध संग्रह में उन्होंने तुच्छ से तुच्छ विषय को भी अपनी रोचक रचना प्रणाली से मोहक बना दिया है। उनकी निबंध संख्या ज़्यादा में तो नहीं है, जो उनकी आत्मा व्यंजना, शिष्ट हास्य, मार्मिक व्यंग और औपचारिक किंतु परिष्कृत परिमार्जित शैली के कारण हिंदी निबंध साहित्य में वो अपना स्थान रखते हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र इनके ज़्यादातर निबंध आपको भावात्मक देखने को मिलेंगे। पांडे बेचन शर्मा उग्र जी के। जैसे बुढ़ापा है, गाली है, ये निबंध है उन्होंने सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को ध्यान में रख के लिखा। तो जैसे हमने गुलाब राय को देखा, तो पांडे बेचन शर्मा को ज़्यादातर आप क्या देखेंगे कि इनका जो है भावात्मक है। यत्र तंत्र व्यंग का समावेश भी उन्होंने कर दिया है। निबंधों की भाषा अत्यंत चित्रात्मक, गतिशील और नाटकीय है। वे अपने पाठकों से बिना किसी औपचारिकता के बात करते हुए आगे बढ़ते जाते, पर उनके निबंधों में वो शालीनता, माधुर्य और अभिजात्य नहीं है, जो आपको गुलाब राय के और शिवपूजन शाह के निबंधों में देखने को मिलेगा। फलतः आप इनको निबंध जो ललित निबंध की श्रेणी है, तो वो जोशीले बासठ इनके बन गए हैं, वो ललित निबंध के रूप में नहीं रह गया। जैसे गुलाब राय का रहा, उनका रहा। रघुवीर सिंह ये कैसा लिखते हैं? तो इनका निबंध जो है ऐतिहासिक प्रसंगों को आधार बनाकर कुछ अच्छे भावात्मक निबंध जो है रघुवीर सिंह ने लिखा है। मुगल कालीन इतिहास की घटनाओं और इमारतों पर उन्होंने अनेक ललित निबंध लिखे हैं रघुवीर जी ने। माखनलाल चतुर्वेदी इन्होंने भी आलोच युग में कतिपय भाव प्रधान निबंधों की रचना की है। उनके निबंधों में भावुकता की प्रधानता है, पर वे चिंतन से बिल्कुल शून्य नहीं है। उनके निबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है उनकी भाषा, जिसमें कथन का बांकपन, ओज, प्रतीकात्मकता, लाक्षणिकता और प्रवाह सब कुछ का बहुत ही अच्छे से यानी सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। संक्षेप में विवेक युग में निबंधों की रचना तो पर्याप्त मात्रा में हुई, किंतु ललित निबंधों के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां ज्यादा नहीं हुई। इस दिशा में जिन लेखों ने योगदान किया उन्होंने एक अभाव की पूर्ति भले ही की है, कोई मानदंड स्थापित नहीं किया। इस काल के निबंध साहित्य के संबंध में शुक्ल जी का ये कथन सर्वथा उचित है। अर्थ वैचित्र और भाषा शैली का नूतन विकास जैसा कहानियों के भीतर देखने को मिला, वो चीज आपको छायावाद में निबंध के क्षेत्र में नहीं मिला। और जब निबंध आपने पढ़ा तो समालोचना भी साथ में पढ़ना है। तो उपन्यास या कहानी या नाटक और कविता की भांति विवेक काल में जो समालोचना साहित्य भी है, वो भी एक नए युग में आया। और द्विवेदी युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा उनके समकालीन समीक्षकों ने समालोचना ग्रंथों की रचना आरंभ तो कर दी थी। यानी लिखना तो द्विवेदी युग में और उनके जो समकालीन थे उन लोगों ने ही शुरू कर दिया था। पर वो चीज कह रहे हैं कि वो शुरुआत हुई थी। आलोचना साहित्य का सम्यक आकार देने का श्रेय अगर देखें तो विवेक काल में आता है, वो भी शुक्ल जी के। निबंध हो, चाहे समालोचना हो, दोनों में ही शुक्ल जी का हाथ बढ़िया रहा है। और इस काल तक आते-आते समालोचना हिंदी साहित्य की अनिवार्य आवश्यकता भी बन गई। विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य के अध्ययन अध्यापन के संदर्भ में एक हो तो काव्य शास्त्र, दूसरी तरफ ये भी है हिंदी में कतिपय ऐसे साहित्य विधाएँ विकसित हो रही हैं जिनके विवेचन, विश्लेषण में संस्कृत नाट्यशास्त्र से कोई सहायता नहीं मिल सकती, जैसे उपन्यास या कहानी। काव्य और नाट्य रचना में भी ऐसी नवीन काव्य प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती हैं जिनका संस्कृत काव्य शास्त्र से कोई जुड़ाव नहीं था। ये नवीन प्रवृत्तियां अंग्रेजी के माध्यम से पाश्चात्य साहित्य से आई थी, अतः पाश्चात्य काव्यशास्त्र की ओर भी लेखकों का ध्यान जाने लगा था। छायावाद के पक्ष विपक्ष में पुस्तकों और अधिकतर निबंधों के रूप में आलोचना का एक ऐसा रूप देखने को मिला जो अपने युग के लिए नया तो था ही, वो भावी आलोचना की पीठिका भी बना। इस काल की जिन लेखकों ने संस्कृत काव्यशास्त्र का परिचय देने के लिए सिद्धांत या लक्षण ग्रंथों की रचना की, उनमें कौन कौन थे? उनमें जगन्नाथ प्रसाद भानु, रस रत्नाकर अलंकार दर्पण 1936, गुलाब राय 1921, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र काव्यांग कौमुदी करके है ना? और इनके अलावा भगवान दीन, तो भगवान दीन का अगर देखें तो व्यंग्यात्मक मंजूषा करके है। और इसी तरीके से रामशंकर शुक्ल रसाल करके है। नाट्य निर्णय 1930, अर्जुन दास केडिया, किशोरी दास वाजपेयी रस और अलंकार, श्याम सुंदर दास रूपक रहस्य, कन्हैया लाल पोद्दार रस मंजरी, अलंकार मंजरी जो है 1936 में, हरिओद कृत रस कलश की भूमिका भी है महत्वपूर्ण। और इस तरीके से पाश्चात्य साहित्य शास्त्र संबंधी पुस्तकों में कन्हैया लाल गुप्त कृत चरित्र चित्रण, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का विश्व साहित्य 1924, विश्व साहित्य विमर्श सेठ गोविंद दास कृत नाट्यकला मीमांसा, पुरुषोत्तम काल, पुरुषोत्तम लाल कृत आदर्श और यथार्थ, विनोद शंकर व्यास कृत कहानी कला। यद्यपि इनमें कहीं-कहीं आपको भारतीय समीक्षा दृष्टि का समाहार भी दिखेगा और उस समय तक जो है पाश्चात्य आलोचना शास्त्र का जैसा विस्तार हो चुका था, उसकी पूरी भी झलक इनमें नहीं है। तथापि समालोचना क्षेत्र में भी नवीन विषयों के प्रवर्तन और उनके सुसंबंधित विवेचन का जैसा प्रयत्न इनमें किया गया, वो किसी सीमा तक सराहनीय है।
और सैद्धांतिक तौर पे देखिए आलोचना का सही और अस्तर रूप में तो आलोचकों द्वारा प्रस्तुत किया है, जैसे गुलाब राय, नौरस, श्याम सुंदर दास साहित्यालोचन, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा काव्य में रहस्यवाद, लक्ष्मी नारायण सुधांशु काव्य में अभिव्यंजनावाद, रमाशंकर शुक्ल रसाल आलोचना दर्श करके 1938 में, राम कुमार वर्मा साहित्य समालोचना करके, भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र का मंथन करके काव्य शास्त्र के विभिन्न अवयवों पर संतुलित विचार दिया। इसी तरीके से श्याम सुंदर दास जो है जो श्याम सुंदर दास है उनके द्वारा साहित्यालोचन लिखा गया, और ये समय है साहित्यालोचन का, मतलब श्याम सुंदर दास का समय बताया गया है कि 1875 से देखिए 1914 तक, 1945 तक। तो साहित्यालोचन जो इनके द्वारा लिखा गया एक समालोचक के तौर पे, उसमें पाश्चात्य और भारतीय काव्यशास्त्र के तत्वों को समन्वित करके इन्होंने लिटरेचर पर बहुत जोर दिया। और दूसरा, भारतीय काव्यशास्त्र विषय विवेचन में कोई खास मौलिकता न होकर होने के कारण ये ग्रंथ हिंदी के सैद्धांतिक आलोचना के क्षेत्र में विशेषता अपने ऐतिहासिक महत्व का परिगणनीय रहा। आलोच्य युग में सैद्धांतिक आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक अगर महत्वपूर्ण योगदान किसी ने दिया है तो रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। यूँ तो उन्होंने कविता क्या सरस्वती में, बाकी साहित्य आदि निबंध लिखकर इसके पूर्व भी अपनी काव्य शास्त्रीय मेधा है उसका परिचय दे दिया था। पर उनकी पहली सैद्धांतिक आलोचना कृति काव्य में रहस्यवाद इसी युग में प्रकाशित हुई। शुक्ल जी ने भारतीय और पाश्चात्य साहित्य शास्त्र का गंभीर अध्ययन भी किया है। उन्होंने हिंदी में पहली बार रस विवेचन को मनोवैज्ञानिक आधार दिया। यद्यपि इस दृष्टि से उनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है? सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है रस मीमांसा। पर उनकी इस काल में प्रकाशित आलोचना वाली जो पुस्तकें हैं, उनमें आपको मनोवैज्ञानिक दृश्य देखने को मिलेगी। बाकी इनका चिंतामणि है, तो वो चिंतामणि वगैरह निबंध आप पढ़ेंगे ही, उसमें संकलित निबंध है। रस सिद्धांत के विवेचन में शुक्ल जी ने मौलिकता का परिचय दिया है। भले ही आज उससे सहमत ना हुआ जा सके, लेकिन उस समय देखिए जो उस दृष्टिकोण को उन्होंने पुनर्व्याख्यायित किया है, विभिन्न भाव की व्याख्या, उनमें जो पांडित्य, मौलिकता, सूच पर्यवेक्षण की शक्ति, तो समालोचना के क्षेत्र में जो है शुक्ल जी को बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। अभिव्यंजना को भारतीय वक्रोक्ति का विलायती उत्थान, ये क्वेश्चन आया था यूजीसी नेट में, किसने कहा है? अभिव्यंजना को भारतीय वक्रोक्ति का विलायती उत्थान मानना भी उनके अध्ययन की गहराई का ही परिचायक है, यानी दोनों का अध्ययन किया होगा तो ही तो बताया इस तरीके से। विवेच काल की सैद्धांतिक आलोचना को गति देने वाले आलोचकों में लक्ष्मी नारायण सुधांशु भी है। काव्य में अभिव्यंजनावाद में उन्होंने भारतीय काव्यशास्त्र में निहित अभिव्यंजनावाद के तत्वों की सावधानी के साथ छानबीन की, किंतु क्रोचे के अभिव्यंजनावाद की सम्यक व्याख्या इसी कृति में नहीं हो पाई है। क्रोचे द्वारा जो प्रतिपादित सहजानुभूति का भी विस्तृत स्पष्टीकरण इसमें नहीं हुआ है। फिर भी इस ग्रंथ की उपयोगिता इस बात में है कि इसमें साहित्य रचना की प्रमुख प्रवृत्तियों पर बहुत ही गहराई और मौलिक सूझबूझ से काम किया गया है। सुधांशु जी ने काव्य की व्याख्या में कला के लिए कला सिद्धांत को वरीयता दी है। डॉक्टर रसाल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा इनके द्वारा क्रमशः रचित आलोचना दर्श और साहित्य समालोचना, यानी डॉक्टर रसाल आलोचना दर्श और साहित्य समालोचना रामकुमार वर्मा, इन्होंने भी बहुत ही सरल और स्पष्ट और व्याख्यात्मक ढंग से जो है विषय को प्रतिपादित किया है आलोचना के क्षेत्र में। प्रायोगिक आलोचना, और जैसे सैद्धांतिक था वैसे प्रायोगिक आलोचना, इसमें जो है जो देखने को मिलते हैं, इस दृष्टि में सबसे ज्यादा उल्लेखनीय आलोचक के तौर पे पदम सिंह शर्मा। पदम सिंह शर्मा को प्रायोगिक आलोचना में क्यों डालते हैं? क्योंकि इन्होंने पहली बार प्रयोग किया बिहारी ससई की भूमिका, जैसे लिखा कृष्ण बिहारी मिश्र देव ने देव और बिहारी की तुलना की, भगवान देव ने बिहारी और देव की। तो ये ध्यान देना है कि जैसे देव और बिहारी की तुलना कृष्ण बिहारी ने की है, बिहारी ससई की भूमिका पे पदम सिंह ने लिखा। भगवान देव ने बिहारी और देव, जिन्होंने तुलनात्मक आलोचना पद्धति अपना कर ही बिहारी देव और बिहारी को श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया। तो इस तुलनात्मक आलोचना प्रत्यालोचना की सबसे उल्लेखनीय बात ये रही कि पूर्णतः परंपरागत काव्यशास्त्री मान्यताओं पर आधारित थी, अतः इसे भारतीय काव्यशास्त्र का प्रायोगिक रूप भी कह सकते हैं। इसके विपरीत पाश्चात्य काव्यशास्त्री मान्यताओं के आधार पर समकालीन रचनाओं के विवेचन मूल्यांकन का प्रयास विवेच्य काल में नहीं के बराबर हुआ। जनार्दन प्रसाद झा द्विज, इनके द्वारा जो है प्रेमचंद की उपन्यास कला, ये नाम क्या है? जनार्दन प्रसाद झा द्विज, इनके द्वारा दिया गया है कि प्रेमचंद की उपन्यास कला। अब प्रेमचंद की उपन्यास कला 1932 अपवाद स्वरूप उल्लेख किया जा सकता है। इसमें वस्तु चरित कथोपकथन देश काल भाषा शैली और उद्देश्य विषयक पाश्चात्य मान्यताओं के आधार पर प्रेमचंद के उपन्यास साहित्य का अनुशीलन किया गया है। समकालीन पत्र पत्रिकाओं में भी इस प्रकार के कुछ निबंध आपको प्रकाशित मतलब देखने को मिलेंगे।
पर व्यवस्थित प्रयास इसका कहीं भी देखने को नहीं मिलता। सच पूछे तो कहानी और उपन्यास जैसी काव्य धाराएं इस युग के आलोचकों द्वारा उपेक्षित ही रह गई। इस बात ही नए ढंग की कविता और नाटक को भी उचित महत्व नहीं मिल पाया। विवेक काल की समालोचना साहित्य को सबसे महत्वपूर्ण देन किसका है? तो सबसे महत्वपूर्ण देन है आचार्य शुक्ल जी का, जिन्होंने अपने व्यापक और गंभीर अध्ययन काव्य गुणों को पहचानने की अद्भुत क्षमता और विश्लेषण बुद्धि के द्वारा हिंदी समालोचना को अभूतपूर्व उत्कर्ष प्रदान किया। उन्होंने अपने विवेचन काल के लिए हिंदी के तीन बड़े कवि गोस्वामी, तुलसीदास, सूरदास और जायसी को चुना। तुलसीदास उनके प्रिय कवि थे, अतः सर्वप्रथम उन्होंने तुलसी ग्रंथावली 1923 का संपादन किया और उनकी भूमिका में रामचरितमानस से तुलसी के अन्य ग्रंथों के काव्य सौंदर्य का विस्तार पूर्वक उद्घाटन किया। तुलसीदास यूं तो समस्त भारत में महान भक्त और कवि के रूप में विख्यात थे, पर उनके काव्य गुणों का सम्यक उद्घाटन शुक्ल जी के पूर्व किसी आलोचक के द्वारा नहीं हुआ था। उनकी ये भूमिका बाद में गोस्वामी तुलसीदास 1933 शीर्षक से स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रकाशित हुई। इसी भांति उन्होंने जायसी ग्रंथावली का समय देखें तो 1925, भ्रमर गीत सार 1926, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 उनके गंभीर अध्ययन और विश्लेषण सामर्थ्य का अन्य प्रमाण है। वैसे तो शुक्ल जी की आलोचना पद्धति वैज्ञानिक अध्ययन चिंतन से पुष्ट और तर्कपूर्ण है, पर यह नहीं कहा जा सकता कि वे पूर्वाग्रह और अनुदारता से बिल्कुल मुक्त है। उनकी काव्य मान्यताओं के निर्माण में वाल्मीकि देखिए उनके इसमें जो निर्माण में है, तो वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति और संस्कृत के कवि तथा प्रधानता गोस्वामी तुलसीदास, इनके रामचरितमानस का प्रमुख हाथ है। काव्य विधाओं में प्रबंध काव्य को श्रेष्ठ मानने का कारण भी इन कवियों का प्रभाव ही है। इसके अलावा शुक्ल जी रसवादी, नीतिवादी और लोक मंगलवादी भी रहे। इन मान्यताओं के प्रति स्पष्ट और अड़िग रहे। जहाँ वे एक ओर तुलसी और जायसी जैसे प्रबंध कवियों के काव्य सौष्ठव का सम्यक उद्घाटन कर सके, वहीं दूसरी ओर सूरदास रीति कवि और आधुनिक कवियों के साथ पूरा न्याय नहीं कर पाए हैं। कवि रूप में सूरदास की श्रेष्ठता को स्वीकार करने पर भी वे उन्हें तुलसी के समकक्ष इसलिए नहीं रखते क्योंकि सूरदास ने लोक पक्ष पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना तुलसीदास ने। ये कुछ सीमाएं हैं शुक्ल जी की। शुक्ल जी जो है, उनकी काव्य मान्यताओं के निर्माण में वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति, ये संस्कृत कवि तथा प्रधानता तुलसीदास के रामचरित यही रहे हैं। काव्य विधाओं में प्रबंध काव्य को उन्होंने श्रेष्ठ काव्य मानने का कारण भी बताया। शुक्ल जी रसवादी, नीतिवादी और लोक मंगलवादी है। अब जो जो लोग इस पे खरे उतरते उनके वो फेवर में है। जैसे उनकी आस्थाएँ अडिग है तुलसी और जायसी जैसे प्रबंध कवियों की, क्योंकि वो प्रबंधात्मक चीज़ें लिखे हैं, तो काफ़ी शोष्ठों का सम्यक उद्घाटन कर उनके बारे में बोला है। और वही तुलना जब करते हैं सूरदास से, तो और भी उनके साथ वो न्याय नहीं कर पाए हैं। सूरदास की श्रेष्ठता को स्वीकार करने से वो हिचक जाते हैं, क्योंकि वो लोक पक्ष पे उतना बल नहीं देते, प्रबंधात्मक शैली पे उतना बल नहीं दिए जितना तुलसीदास ने। कबीर को तो उन्होंने विवेचन के योग ही नहीं समझा। रीतिकालीन कवियों को तो शुक्ल जी अपने इसी पूर्वाग्रह के कारण, ये इसको पूर्वाग्रह कहते हैं कि आप बनी बनाई धारणाओं को तोड़ना ही नहीं चाहते। तो शुक्ल जी अपने इसी पूर्वाग्रह के कारण पर्याप्त महत्व नहीं दे पाए रीतिकालीन कवियों को। तथा समकालीन छायावादी कवियों को तो उन्होंने उपेक्षा ही नहीं की, विरोध भी कर डाला। वे छायावाद के विरोधी इसलिए थे कि उनका जो है लोक पक्ष बहुत दुर्बल था। बाद में जब छायावादी कवियों ने जीवन की सहज सामान्य बातों को अपनी महानताओं का विषय बनाना शुरू किया, तो शुक्ल जी उनकी प्रशंसा करने में भी पीछे नहीं रहे। पंत जी की प्रकृति संबंधी कविताओं तथा निराला की सामाजिक और ऐतिहासिक प्रसंगों से जुड़ी कविताओं की उन्होंने जमकर प्रशंसा की। फिर भी अपने कतिपय पूर्व पूर्वाग्रह के बावजूद शुक्ल जी उच्च कोटि के समालोचक के रूप में ही प्रतिष्ठित रहे। शुक्ल जी की आलोचना श्रेणी पर अग्रसर होने वाले आलोचकों में कृष्ण शंकर शुक्ल, केशव की काव्य कला और कविवर रत्नाकर 1935 शीर्षक कृतियों में केशवदास और रत्नाकर की जीवनी तथा उनके काव्य के विविध पक्ष पर अत्यंत सहृदयता तथा तत्व अन्वेषणी दृष्टि से विचार किया गया। आचार्य शुक्ल ने कवि के रूप में केशव को कोई महत्व नहीं दिया। किसके रूप में? कवि के रूप में। पर केशव को कोई महत्व नहीं दिया कवि के रूप में। पर कृष्ण शंकर शुक्ल ने उनके काव्य से मार्मिक पंक्तियां उद्धृत कर उनकी भावपूर्ण व्याख्या की और सिद्ध किया कि केशव में भी समर्थ कवि बनने की क्षमता है। आपने जो है उनको बिल्कुल दरकिनार कर दिया। इसी प्रकार उन्होंने रत्नाकर के पदों का काव्य विषय, अभिव्यंजना शैली, भाव, चित्रण, अलंकार आदि की दृष्टि से सराहनीय विवेचन किया। एक अन्य उल्लेखनीय समीक्षक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र
वो बिहारी की वाग विभूति में उन्होंने बिहारी के दोहों पर पूर्ववर्ती काव्य के प्रभाव का विवेचन करते हुए शास्त्रीय आलोचना की पद्धति अपनाई। बिहारी की काव्य सौंदर्य का सम्यक विवेचन करने वाली ये पहली आलोचनात्मक कृति है। इसके अलावा उन्होंने हिंदी नाट्य साहित्य का विकास नामक पुस्तक भी लिखा, जिसमें संस्कृत नाट्य साहित्य के आधार पर हिंदी नाटकों का विवेचन है। शुक्ल जी की आलोचना पद्धति से प्रभावित समीक्षकों में रामकृष्ण शुक्ल सिलीमुखी, प्रसाद की नाट्यकला 1929, ब्रजरत्न दास हिंदी नाट्य साहित्य 1930, रामकुमार वर्मा कबीर का रहस्यवाद, जनार्दन मिश्र विद्यापति 1932, कृष्णानंद गुप्त प्रसाद जी के दो नाटक अखौरी गंगा प्रसाद, पद्माकर की काव्य साधना, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव मीरा की प्रेम साधना 1934, गिरिजादत्त शुक्ल गिरीश महाकवि अरियोत 1934, गुप्त जी की काव्यधारा 1937, रामनाथ सुमन प्रसाद की काव्य कला, ये सभी भी है। तो आचार्य शुक्ल और उनकी परंपरा और उनका स्वभाव, उनके अन्य आलोचकों ने हिंदी के प्राचीन कवियों के संबंध में काफी लिखा, पर समकालीन छायावादी काव्य को उनकी सहानुभूति नहीं मिली। उन्होंने अपने हिसाब से सबको जज किया कि हाँ, कौन मतलब कि उनके पैमाने पे खरा उतरता है। जिन्होंने उनके पैमाने पर अपने आप को खरा उतारा, उनके बारे में उन्होंने उनके संबंध में चर्चा की है। कवियों के संबंध में काफी लिखा, पर समकालीन छायावादी काव्य को उनकी सहानुभूति नहीं मिली। अब जैसे बद्रीनाथ भट्ट है, ललित किशोर है, बनारसी दास है, पदम सिंह शर्मा, हेमचंद जोशी, इन लोगों ने तो गुट बनाकर अत्यंत आक्रामक ढंग से छायावाद का विरोध किया है। सरस्वती, विशाल, भारत सुधा, प्रभा, ये पत्रिकाएं जो निकलती थी, प्रशांत निराला और पंत की कविताओं को ही नहीं, उनके चरित्र को भी बहुत ही कुरुचिपूर्ण ढंग से लोग आलोचना किए। इधर जो मतवाला निकलता, जागरण निकलता, भारत, इसमें छायावाद का समर्थन कर रहे हैं। छायावाद के समर्थकों में कौन कर रहे हैं जो समर्थन किए, उनमें नंद दुलारे वाजपेयी, अवध उपाध्याय, कृष्णदेव प्रसाद गौड़, शांति प्रिय द्विवेदी, रामनाथ लाल सुमन, नगेंद्र, ये सभी। इस विरोध और समर्थन के क्रम में छायावादी कवियों पर जो लेख लिखे गए, उनमें कविताओं के गुणदेश से ज्यादा कवियों और आलोचकों के चरित्र पर छींटाकशी कर दी गई है। इस सिलसिले में छायावादी कवियों ने अपनी कविता के बचाव या डिफेंस में जो आलोचनाएं लिखी, उनका बहुत ऐतिहासिक महत्व रहा। जैसे पंत है, पंत को समानता जो है वर्ड्सवर्थ के लिरिकल बैलेट्स और शेली के डिफेंस ऑफ पोएट्री से प्रेरणा लेकर पल्लव और जो पल्लव और वीणा इनकी रचनाएं भूमिका है, उसमें रीतिकाल से द्विवेदी तक की कविता की त्रुटियां दिखाते हुए छायावादी कविताओं की वकालत की गई। पर छायावादी कविता का सुदृढ़ दर्शन वो प्रस्तुत नहीं कर सके, क्योंकि उन्हें कवि सुलभ भावुकता और संवेदना जिस मात्रा में है, उस मात्रा में विश्लेषण क्षमता नहीं है। पल्लव के प्रकाशन के तुरंत बाद निराला ने पंत और पल्लव शीर्षक कृति में पंत की कविताओं का उद्धरण देकर उनकी त्रुटियों को निर्देशित किया। किसने? निराला ने किया। जहां जहां उन्होंने पंत की कविताओं की तारीफ भी की, तो दोनों चीजें की, गुण और दोष दोनों में बात की। उन्होंने जिस सूझबूझ और मनभेदनी दृष्टि से पंत की कविताओं की आलोचना की, वो एकांगी होने पर भी ध्यान आकृष्ट करती है। अपने स्फुट निबंधों में उन्होंने हरिऔध के चौपते और गुप्त जी की काव्य भाषा की भी प्रशंसा की, जिसे ये सिद्ध होता है कि छायावादी कवियों में एकमात्र निराला ही आलोचकीय क्षमता से युक्त थे। उन्होंने काव्य के सैद्धांतिक विवेचन में ही रुचि ली। एग्जाम्पल के रूप में छायावाद के संदर्भ में अपने विरोधियों को उत्तर देने के लिए उन्होंने समकालीन पद पत्रिकाओं में अनेक लेख लिखे। भाषा, छंद, तुक, लय, सार्वदेशिकता, समसामयिकता, स्थानीयता आदि के संदर्भ में भी ऐसे अनेक मौलिक प्रश्न उठाए गए जो भावी कविता और आलोचना के लिए मार्गदर्शक बने। इस भांति पंत ने पल्लो की भूमिका में काव्य विषय कुछ प्रश्न पर किंचित अस्पष्ट टिप्पणी भी किया। प्रसाद जो है, इन्होंने 1936 में हंस के कई अंकों में कतिपय काव्य आलोचना विषयक निबंध लिखे, और जिनका संकलन बाद में जो है किस नाम से हुआ था, इसका नाम जो हुआ था, ये संकलित हुआ का था काव्य और कला तथा अन्य निबंध नाम से 1939 में शीर्षक से 1939 शीर्षक से। इन निबंधों में उन्होंने काव्य और कला, रहस्यवाद, रस, नाटक में रस का स्थान, रंगमंच, यथार्थवाद, छायावाद आदि के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। पर पंत की भांति वे भी छायावाद की दार्शनिक पीठिका और उसकी पहचान के आधार बिंदु पर प्रस्तुत नहीं कर पाए। सांध्य गीत 1936, इसकी भूमिका में महादेवी ने भी छायावाद की परिभाषा देने की कोशिश की। उन्होंने छायावाद और रहस्यवाद का भारतीय सूत्र ढूंढा तथा वेदों से ढूंढकर ऐसी पंक्तियां सामने रखी जिनसे छायावाद रहस्यवाद का समर्थन होता हो। छायावाद को अपना समर्थ आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी के रूप में मिला। उन्होंने बहुत ही तर्कपूर्ण और प्रामाणिक ढंग से छायावाद के सामाजिक संदर्भ में व्याख्या की। किसने? नंद दुलारे वाजपेयी ने।
तथा छायावादी काव्य की विशेषताओं का उद्घाटन किया। प्रसाद ने निराला एवं पंत 1931 में पृथक-पृथक 3 निबंध लिखकर उन्होंने छायावाद की बहुत बृहत्त्रयी कौन-कौन? प्रसाद, निराला और पंत बृहत्त्रयी की घोषणा की। उनके अनुसार प्रसाद के काव्य में मानवीय भूमि, निराला के काव्य में बुद्धि तत्व और पंत के काव्य में कल्पना की प्रधानता है। वाजपेयी जी का मत इस बात में है कि जब पुराने खेमे के आलोचकों के प्रहार से छायावादी कवि कुंठित हो रहे थे, तब उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने शुद्ध सौंदर्य बोधात्मक मूल्यों की दृष्टि से छायावादी काव्य का मूल्यांकन किया और उनके आलोचनात्मक निबंध में उनकी काव्य विषय गहरी पकड़ भी थी। छायावादी कविता जो रही है, कविता की काव्य विषय गहरी पकड़ तथा तीक्ष्ण विश्लेषण क्षमता के दर्शन तो होते ही है। अब इसमें जो शांति प्रिय द्विवेदी और नगेंद्र जी हैं, द्विवेदी जी ने विवेच्य काल में 3 आलोचनात्मक ग्रंथों की रचना की। हमारे साहित्य निर्माता, कवि और काव्य साहित्य की। ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो द्विवेदी जी ने हमारे साहित्य निर्माता करके 1932, कवि और काव्य 1937, साहित्य की 1938। छायावादी काव्य के विकास के मूल में गांधीवाद और प्रथम विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों को कारणभूत बताया। पंत जी के काव्य से वो विशेष प्रभावित थे, जैसे उन्होंने प्रसाद और निराला को भी प्रशंसा की। उनकी आलोचना शैली में विश्लेषण और तर्कपूर्ण विवेचन के स्थान पर मन पर पड़े प्रभावों को मनोहर शैली में लिखा। इसके विपरीत डॉक्टर नगेंद्र सुमित्रा नंदन पंत जो है 1938 नामक पुस्तक में सर्वप्रथम छायावाद की विशेषताओं का प्रमाणिक विवेचन किया और तदंतर पंत जी की भावभूमि, विचारधारा, कला, भाषा तथा उन पर पड़े बाह्य प्रभावों की व्याख्या की। हिंदी आलोचना के इस संक्षिप्त सर्वेक्षण से हमें इस निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए कि विवेक काल में उसे अस्त्रीय बनाने का श्रेय एकमात्र आचार्य शुक्ल को है। आलोचना के सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों रूप में शुक्ल जी दुर्लभ हैं और उनका क्षेत्र सीमित रहा। उन्होंने प्राचीन कवियों, विशेषकर तुलसी हैं, झांसी हैं, सूर्य, इनके विवेचन में तो उच्च कोटि की आलोचनात्मक क्षमता का परिचय दिया, पर आधुनिक कवियों के प्रति वो अनौचित्य की सीमा तक अनुदार भी हो गए हैं। ये किसी चीज की सीमा अगर आप बहुत ही पूर्वाग्रही होकर लिखते हैं ना, तो फिर वो चीज ही नहीं रहती, या तो बहुत ही समानता के स्तर पे जाके लिखे, तो बहुत ही पूर्वाग्रह चलता नहीं है, जो आरोप शुक्ल जी पे लगता है। बाकी गद्य साहित्य की बहुत सारी विधाएं और भी जो रही हैं छायावाद युग में, उन पे भी काम किया गया, चाहे वो जीवनी हो, यात्रा वृत्तांत हो, संस्मरण हो और पत्र लेखन हो। किंतु जो आत्मकथा है, रेखाचित्र, गद्य काव्य तथा अभिनंदन एवं स्मृति ग्रंथों की रचना, पहली बार आपको छायावाद युग में आत्मकथा, रेखाचित्र, गद्य काव्य ये देखने को मिलेगा। अब जैसे जीवनी साहित्य के बारे में देखें, तो ये जो है छायावाद युग, आलोच युग में जीवनी लेखन की दिशा में पर्याप्त काम हुआ है। उस समय जो अभिरुचि थी राष्ट्रीय नेताओं में, उन पे लिखा गया है जीवनी। महान महिलाओं पे लिखा गया। राष्ट्रीय नेताओं के संदर्भ में नौजादी का लाल श्रीवास्तव, ईश्वरी प्रसाद शर्मा, रामदयाल तिवारी, रामनरेश त्रिपाठी, नरोत्तम दास व्यास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नंद कुमार, देव शर्मा, व्यथित हृदय, गणेश शंकर विद्यार्थी, इंद्र वाचस्पति, मनमथ गुप्त ने क्रमशः देशभक्त लाला लाजपत राय पे, बाल गंगाधर तिलक पे 1920 में गांधी मीमांसा, गांधी जी कौन है, गांधी गौरव, चंपारण में महात्मा गांधी करके है, लाजपत महिमा, पंडित नेहरू, श्री गांधी नेहरू, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, इन रचनाओं से जीवनी साहित्य जो है भरा पड़ा है। ये लोकप्रिय नेता रहे, इन पे लिखा गया। समसामयिक जो राष्ट्रीय विभूति, उनके अलावा इस काल में जो है भारतीय इतिहास के महापुरुषों से संबंधित जीवनियां लिखी गई, जिनमें रामनरेश त्रिपाठी, संपूर्णानंद, चंद्रशेखर पाठक, सुख संपत्ति भंडारी, रामप्रेक्ष शर्मा, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, गंगा प्रसाद मेहता, प्रेमचंद आदि ने भी, पृथ्वीराज चौहान 1929 में लिखा, सम्राट हर्षवर्धन 1920 में लिखा गया, राणा प्रताप सिंह 1920 में, शिवाजी 1925 में, महाराणा प्रताप सिंह 1927 में, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, दुर्गादास, इन कृतियों की रचना कर साहित्य विधा के विकास में योगदान दिया गया। देश और समाज के विभिन्न कार्य क्षेत्रों में निष्ठावती महिलाओं, उनको भी बुलाया नहीं गया। शिवव्रत लाल वर्मन, जहूर बख्श, जटाधर शर्मा विमल, जगन्नाथ शर्मा, भगवत दत्त आदि इन लोगों ने भी सच्ची देवियों, विद्योत्मा, आर्य महिला रत्न, अहिल्याबाई, रमणी नवरत्न, भारतीय महिला, इनके बारे में भी लिखा। आत्मकथा के क्षेत्र में अगर देखा जाए इस समय, तो जब कोई व्यक्ति अपनी जीवनी स्वयं लिखता है, खुद ही लिखता हो, तो उसे कहते हैं आत्मकथा। किंतु अपने चरित्र का विश्लेषण करना सरल तो होता नहीं, क्योंकि यदि लेखक अपने गुणों का वर्णन खुद ही करेगा तो कहेगा, लोग कहेंगे आत्म प्रशंसा कह रहा है। यदि दोष का उल्लेख कहेगा तो भी सही नहीं है। तो इस तरीके से सच्चा आत्मकथा लेखक होने का अधिकारी वो नहीं रह जाएगा। हिंदी में इस विधा का आरंभ जो है बनारसी दास जैन ने लिखा था।
बनारसी दास जैन की रचना है पद्यात्मक रचना अर्ध कथानक, जो उन्होंने 1641 में लिखा, किंतु गद्य विधा के रूप में इसकी प्रतिष्ठा आधुनिक काल में देखने को मिलती है। सत्यानंद अग्निहोत्री कृत इसमें मुझमें देव जीवन का विकास तथा स्वामी दयानंद कृत जीवन चरित, उन्होंने 1927 में इस विधा की आरंभिक कृतियां जो है लिखा गया। छायावाद युग में प्रकाशित आत्मकथा साहित्य में भाई परमानंद, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा क्रमशः लिखी गई जो रचनाएं हैं, आप बीती 1921 में, आत्मकथा 1923, तरुण के स्वप्न 1935। भाई परमानंद कृत आप बीती को छोड़कर शेष दोनों रचनाएं अनुवाद की गई हैं। महात्मा गांधी की आत्मकथा का अनुवाद श्री हरिभाऊ उपाध्याय ने किया था, उनका प्रकाशन 1927 में हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का अनुवाद किसने किया, तो गिरीश चंद्र जोशी ने किया। ऐसे ही देखें तो यात्रावृत्त, द्विवेदी युग की भांति इस युग में भी यात्रावृत्त लेखन का पर्याप्त प्रचलन रहा। सर्वश्री रामनारायण मिश्र, गणेश नारायण सोमानी, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक, कन्हैयालाल मिश्र आर्य उपदेशक, शिव प्रसाद गुप्त, नेहरू, राहुल सांकृत्यायन, गोविंदास, प्रोफेसर मनोरंजन, केदारनाथ रूप ने जो है यात्रा जो वृत्तांत है, तो इस विधा को आलोच काल में यथाशक्ति समृद्ध किया इन लोगों ने। जिसे रामनारायण मिश्र ने यूरोप यात्रा में 6 महीने लिखा 1932 में, यूरोप के दर्शनीय स्थलों को समझाने या रोचक वर्णन प्रस्तुत किया। गणेश नारायण सोमानी ने अपनी यूरोप यात्रा का वर्णन पत्र शैली में लिखा। मेरी यूरोप यात्रा 1932 में संकलित। वैसे सत्यदेव परिव्राजक इस युग के सर्वप्रमुख यात्रा वृत्तांत में रहे। यात्रा वृत्त लेखक के तौर पे मेरी जर्मन यात्रा लिखा, यात्री मित्र लिखा, यूरोप की सुखद स्मृतियां करके सत्यदेव ने लिखा, ज्ञान के उद्यान में नई दुनिया मेरे अद्भुत संस्करण, अमेरिका प्रवास की मेरी अद्भुत कहानी इनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। मेरी जर्मनी यात्रा में जहां जर्मनी के प्राकृतिक सौंदर्य का निरूपण, वहीं यूरोप की सुखद स्मृति में संबंधित यात्रा का वर्णन। यात्री मित्र में यात्रा में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन, अनुभवों को साझा किया। ज्ञान के उद्यान में पुस्तक में लेखक ने ऐसे 40 निबंध संकलित कर दिए जो उन्हें अपनी यात्राओं के समय विभिन्न पत्रिकाओं के लिए लिखे थे। ऐसे नई दुनिया के मेरे अद्भुत संस्मरण, अमेरिकी प्रवास की मेरी अद्भुत कहानी में स्वामी जी ने अमेरिका की शिक्षा पद्धति, वहाँ की प्राकृतिक वैभव, उनके बारे में बताया। कन्हैयालाल मिश्र आर्य उपदेशक ने हमारी जापानी यात्रा 1931 में जापान की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थितियों का वर्णन किया। सुमात्रा, जावा, बाली, हांगकांग, यहाँ सबका। शिव प्रसाद गुप्त ने पृथ्वी प्रदक्षिणा में अमेरिका, जापान, आयरलैंड, यहाँ सब के बारे में बताया। नेहरू द्वारा हिंदी में लिखित रूस की ओर 1929 में आता वर्णन जो है, वो रूस का रमणीय छटा जो है सबके सामने रखता है। और यात्रा वृतांत लेखक में राहुल सांकृत्यायन के बिना तो पूरा ही नहीं होता, पक्के घुमक्कड़ी। उनके जीवन का बहुत बड़ा भाग घूमने फिरने में लगा। आलोच युग में उन्होंने तिब्बत में 1.25 वर्ष 1933, मेरी यूरोप यात्रा 1935, मेरी तिब्बत यात्रा 1937 शीर्षक ग्रंथों की रचना की। तिब्बत में 1.25 वर्ष में न केवल तिब्बत के जनजीवन की सशक्त झांकी उतारी गई, अपितु वहां रहकर खोजे गए ग्रंथों का भी वर्णन हुआ। मेरी यूरोप यात्रा में यूरोप के दर्शनीय स्थलों के अलावा कैम्ब्रिज तथा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के रोचक वृत्त भी दिए गए। अनेक चित्रों में अलंकृत तथा डायरी शैली में चीजें लिखी गई। मेरी तिब्बत यात्रा में तिब्बत के प्राकृतिक सौंदर्य का मनमोहक चित्रण। उनके द्वारा रचित हमारा प्रधान उपनिवेश 1937 में दक्षिण अफ्रीका के बारे में। प्रोफेसर मनोरंजन ने उत्तराखंड के पद पर। तो इस तरीके से जो है इस युग में आपको यात्रा वृत्तांत देखने को मिला। अब संस्मरण और रेखा चित्र के तौर पे देखें तो आलोच युग में संस्मरण तथा रेखा चित्र भी पर्याप्त मात्रा में देखने को मिल जाता है। संस्मरण तो इस युग के पूर्व भी लिखे गए थे, लेकिन रेखा चित्र विशेष है। जहाँ तक संस्मरण का संबंध है, पहले भी विवेच युग में भी पद पत्रिकाओं में मिलते थे। सरस्वती में जैसे राम कुमार खेमका, कृपानाथ मिश्र, राम नारायण मिश्र, भगवान दीन दुबे, रामेश्वरी नेहरू, श्री मन्ना नारायण अग्रवाल, इनके यात्राभित मूलक संस्मरण देखने को मिले, जिनमें देश विदेश के जीवन के विविध पक्ष आपको उसके सौंदर्य, उसके प्राकृतिक सौंदर्य की छटा देखने को मिलती है। विशाल भारत है पत्रिका, सुधा है बहादुरी, इनमें भी आपको देखने को मिलेगा। आचार्य रामदेव, अमृतलाल चक्रवर्ती, बनारसी दास चतुर्वेदी, मंगल देव शर्मा, ये कुछ लेखक हैं। इन्होंने पत्रिकाओं के लिए क्रमशः स्वामी श्रद्धानंद, बाल मुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक और पद्म सिंह शर्मा से संबंधित जो जीवनी परक संस्मरण है उसकी रचना की।
जो उस समय पत्रिकाएँ निकलती जैसे विशाल भारत है, सुधा है, माधुरी है। सुधा 1921 में प्रकाशित ईलाचंद जोशी कृत मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियाँ, वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा कुछ संस्मरण भी उल्लेखनीय रचना है। पत्रिकाओं में प्रकाशित सामग्री के अतिरिक्त इस अवधि में संस्मरण के कतिपय संकलन भी प्रकाशित हुए, जिनमें शिवराम पांडे, श्री राम शर्मा, मनमथ गुप्त, शिवनारायण टंडन इनके द्वारा क्रमशः रचित मदन मोहन के संबंध की कुछ पुरानी स्मृतियां, शिकार, क्रांति युग के संस्मरण और झलक। इनमें से अंतिम कृति में हरिओं जी के जीवन की कुछ स्मृतियां भी देखने को मिलती हैं। बाबूराव विष्णुराव पराणकर द्वारा संपादित हंस का, प्रेमचंद स्मृति अंक तथा ज्योतिलाल भार्गव द्वारा संपादित साहित्यों के संस्मरण। आलोच युग में संस्मरणात्मक रेखा चित्रों की एक नई विधा जो प्रचलन में आया, उसके विकास में श्रीराम शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस संदर्भ में श्रीराम शर्मा कृत बोलती प्रतिमा 1937 विशेष रूप से उल्लेखनीय है। लेखक ने भूमिका इस कृति में संकलित रचनाओं के लिए एक स्केच कहानियां माना, किंतु ये निसंकोच कहा जा सकता है इस कृति की अधिकांश रचनाएं स्केच यानी रेखा चित्र ही है। बोलती प्रतिमा की भाई जगन्नाथ इस संकलन की सर्वश्रेष्ठ रचना है। ग्रामीण जीवन से अपने पात्रों को संकलित करते हुए उनके सुख दुख, त्याग तपस्या का ओजस्वी शैली में प्रस्तुतिकरण शर्मा जी ने कमाल से ये किया है, मतलब कमाल किया है इसमें अगर देखें तो। और बनारसी दास चतुर्वेदी तथा महादेवी वर्मा के संस्मरणात्मक रेखाचित्र केवल पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। बाकी चतुर्वेदी जी ने संतों, समाज सेवियों, देश सेवकों, साहित्यकारों से जुड़े जो है संस्मरण लिखे, विशाल भारत में छपते रहे। उनके विशेष बल व्यक्ति के गुणों के उद्घाटन पर भी रहा। व्यक्तित्व के दुर्लभ पक्षों पर उनका ध्यान नहीं गया और सामग्री की वैसी कल्पनामूलक कलात्मक अभिव्यक्ति भी उनके यहाँ नहीं रहता, जो महादेवी वर्मा की प्रतिनिधि संस्करण में आप देख सकते हैं। जैसे रामा है, बिंदा है, सबिया है, बिट्टो है, घीसा है। उन्होंने जिस तरीके से याद किया है, चीज़ों को लिखा है। बनारसी दास ने व्यंग का पुट देते हुए चीज़ों को लिखा है, लेकिन महादेवी वर्मा का तो बहुत ही जिस तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया, दीनहीन, शोषित सबके लिए एक आवाज़, वो भावुक कल्पना, कबीर है, वो सब कुछ था। समग्रता आलोच युग में संस्मरण और रेखा चित्र में कथा और शिल्प दोनों ही दृश्यों से वैविध्य देखने को मिला है। महादेवी वर्मा का नाम आप ले सकते हैं छायावाद में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। बाकी गद्य काव्य क्या होता है? गद्य काव्य से मतलब उस रचना से जिसमें व्यक्ति का आशा, निराशा, सुख दुख, घनीभूत भावनाओं, उन्हों को साधारण गद्य से भिन्न भावपूर्ण गद्य में माना जाता है। अब इनमें संवेदनशीलता भी होगी, रसात्मकता तो होगा छंदोबद्ध काव्य के समान, किंतु माध्यम क्या होगा? गद्य, कहानी, कविता, उपन्यास, इन सारी चीजों के बारे में। हिंदी में इस प्रकार की रचनाएं रविन्द्रनाथ ठाकुर की प्रसिद्ध कृति गीतांजलि के प्रभाव में देख सकते हैं। राय कृष्णदास, वियोगी हरि, चतुश्री शास्त्री, दिनेश नंदिनी, माखनलाल चतुर्वेदी, रहस्य उन्मुख प्रकृति एवं भावात्मक रचनाओं का प्रणयन इनकी निजी विशेषता रही है। ये लोग जो भी लिखे हैं, और इनके द्वारा जैसे वियोगी हरि है, इनके द्वारा प्रस्तुत युग में रचित मुख्य गद्य काव्य में तरंगड़ी है, अंतर्नाद है, भावना है, प्रार्थना है। इनकी रचनाएं भक्तिपरक है, अनेक असलों पर राष्ट्र प्रेम के स्वर आपको देखने को मिलेंगे, व्यंग्यात्मक शैली भी मिलेगी। हिंदी गद्य काव्य के विकास में योग देने वाली महिलाओं में कौन कौन है जिन्होंने गद्य काव्य के विकास में योगदान दिया है? क्योंकि हम महिलाओं को छोड़कर अब जो सिर्फ साहित्य की कल्पना करें या किसी भी क्षेत्र में, तो वो तो यही हुआ कि हमने जो है आधी आबादी के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने मुखर अभिव्यक्ति तो दी। तो हिंदी गद्य काव्य के में जो योगदान देने वाली महिलाएं हैं, उनमें है दिनेश नंदिनी, चौरणिया सर्वोपरि हैं। दिनेश नंदिनी, शबनम, मौक्तिक माल इनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं, जिनमें प्राय व्यक्तिक सुख-दुख को कथ्य रूप में संकलित किया गया था। भी इनकी रचनाओं में कहीं-कहीं आपको आध्यात्मिकता का स्वर भी दिखता है। संस्कृत की सामासिक पदावली से लेकर उर्दू भाषी की शब्दावली से युक्त भाषा प्रवाह। डॉक्टर रघुवीर सिंह तथा माखनलाल चतुर्वेदी ने भी आलोच काल में कुछ अस्फुट गद्य काव्य रचनाएं लिखी हैं, किंतु उनका पुस्तकाकार सुसंबद्ध प्रकाशन जो हुआ छायावादोत्तर काल में हुआ। इस काल के अन्य गद्य काव्यकारों में जो है शांति प्रसाद वर्मा, तेज नारायण काग, भंवरलाल सिंधी और आदि उल्लेखनीय है। इन्होंने क्रमशः चित्रपट, मदिरा, वेदना और पूजा शीर्षक रचनाओं के माध्यम से हिंदी गद्य काव्य की भावभूमि तथा रचना शिल्प को समृद्ध किया है। जैसे शांति प्रसाद वर्मा का मूल स्वर आध्यात्मिकता का है तथा उन्होंने उनका साह प्रकृति में ईश्वर के दर्शन किए हैं। भंवरलाल सिंधी की रचनाओं में अज्ञात सत्ता के सानिध्य की ललक है तथा उनके विरह में प्रतिपल बिल्कुल व्याकुल रहने वाले मन के विरह उद्गारों को लाक्षणिक शब्द और प्रसंगानुकूल परिमार्जित किया गया है। अब यहाँ पे पत्र साहित्य जो है आलोच युग में
तो आलोच युग में पत्र साहित्य के संदर्भ में जो संग्रह प्रकाशित हुए उनमें पत्रांजलि, विवेकानंद पत्रावली, पत्रावली तथा पिता के पत्र पुत्री के नाम है। पत्रांजलि जो है इसका संपादन किसने किया था? सतीश चंद ने किया था। विवेकानंद पत्रावली रामकृष्ण आश्रम देहरादून से, पत्रावली नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लगभग 153 पत्रों का संग्रह है। पिता की पत्र पुत्री के नाम ये नेहरू द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई पत्र संग्रह का प्रेमचंद द्वारा किया गया हिंदी अनुवाद है। इन पत्रों में नेहरू जी ने रोचक और मर्मस्पर्शी शैली में अपनी पुत्री को नानाविध विषयों के बारे में शिक्षा दी थी। शांतिप्रिय आत्माराम ने जो है ये इन्होंने औरंगजेब के ऐतिहासिक पत्रों का आलमगीर के पत्र नाम से जो है शीर्षक से संपादित किया। ऐसे ही कुछ अभिनंदन और स्मृति ग्रंथों का जिक्र किया गया है कि व्यक्ति विशेष के गुणों से प्रभावित होकर उसके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करना मानव मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। तो साहित्य क्षेत्र में इसके लिए जिन माध्यमों का उपयोग किया गया उसको अभिनंदन एवं स्मृति ग्रंथ कहते हैं। अब इसमें कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ 1933, गौरीशंकर हीराचंद ओझा अभिनंदन ग्रंथ। इनमें एक और क्रमशः महावीर प्रसाद द्विवेदी और गौरीशंकर ओझा के व्यक्तित्व तथा सामाजिक और साहित्यिक क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों का प्रामाणिक जो है मूल्यांकन है। बाकी ज्ञान का साहित्य, ज्ञान साहित्य का क्षेत्र बहुत व्यापक और विविधतापूर्ण है। यद्यपि विवेक काल में भारत में ज्ञान विज्ञान की कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई, फिर भी विश्वविद्यालयों में प्राकृतिक विज्ञान, समाज विज्ञान, इंजीनियरिंग ये सभी चीजें जो है स्कूलों में भी साहित्येतर विषयों के अध्ययन अध्यापन अंग्रेजों के माध्यम से होता रहा। इतिहास विषयक ग्रंथ उसमें भी बहुत सारे हैं, जैसे मिश्र बंधुओं का भारतवर्ष का इतिहास 1900, अगर देखें 1900 यहाँ पे दिया है 1919, जयचंद विद्यालंकार के द्वारा भारतीय इतिहास का भौगोलिक आधार, भारत भूमि और उसके निवासी, भारतीय इतिहास की रूपरेखा तथा इतिहास प्रवेश। हिंदी युग के इतिहास पर भी अनेक ग्रंथ लिखे गए, जैसे गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने लिखा अशोक की धर्मलिपियां, मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, आर्य मुनिकृत वैदिक काल का इतिहास, जनार्दन के द्वारा लिखा गया बुद्धकालीन भारत, वेनी प्रसाद जी ने लिखा हिंदुस्तान की पुरानी सभ्यता। तो ये सब क्या है? उस समय भी देखें तो ये ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए। आर्य संस्कृति का उत्कर्ष राहुल सांकृत्याय ने पुरातत्व निबंधावली करके लिखा। मुस्लिम युग के प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथों में मन्नन द्विवेदी ने मुसलमानी राज्य का इतिहास लिखा। 1920 में परमात्मा शरणकृत मध्यकालीन भारत लिखा गया। इंद्र विद्यावाचस्पति मुगल साम्राज्य का क्षय और उसके कारण लिखे। ब्रिटिश काल के इतिहास पर भी कुछ पुस्तकें प्रकाश में आई, जिनमें गंगा प्रसाद मिश्र द्वारा भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य, सूरजमल जैनकृत मराठे और अंग्रेज, ये देखिए पुस्तकें लिखी गई। कुछ इतिहास ग्रंथ और भी लिखे गए जिनमें राजवंश, जाति, धर्म विशिष्ट इनके बारे में बताया गया। ऐसे इतिहास ग्रंथों में आप देखिए विश्वेश्वर नाथ रेऊ की क्षत्रप वंश का इतिहास, भारत में प्राचीन राजवंश, गोपाल दामोदर तामशकर कृत मराठों का उत्थान और पतन, अयोध्या प्रसाद गोयली द्वारा लिखी जैन वीरों का इतिहास, मदन आनंद के द्वारा बुद्ध और उनके अनुचर, देवी प्रसाद के द्वारा सिंध का इतिहास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा द्वारा राजपूताना का इतिहास लिखा गया, जगदीश गहलोत मारवाड़ राज का इतिहास, प्यारेलाल गुप्त की ग्रीस का इतिहास। विवेक काल में लिखित इतिहास ग्रंथों की संख्या सैकड़ों में होने के बावजूद ये स्वीकार करना होगा कि देश के प्रसिद्ध इतिहासज्ञ अंग्रेजी में ग्रंथों की रचना करते थे। तो हिंदी में लिखित इतिहास ग्रंथ ज्यादातर बस परिचयात्मक ढंग के, मतलब मूल रूप में पढ़ना है तो वो अंग्रेजी वाला फिर पढ़ना है। राजनीति के क्षेत्र में भी लिखा गया। सुख संपत्ति राय भंडारी कृत राजनीति विज्ञान तो उतना ज्यादा इसलिए इम्पोर्टेंट है नहीं। भूगोल और देश के परिचय यानी भूगोल से बताने से संबंधित भी लिखा गया। अब इसमें भी आपको देखेंगे तो बहुत सारे लोगों का नाम दिया गया है, सैकड़ों में संख्याएं होने पर भी वो महत्व नहीं दिया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है लाला हरदयाल ने जर्मनी और तुर्की में 44 मास, बाल मुकुंद गुप्त ने बनारस, पूरन चंद नौहर ने जैसलमेर, सीताराम लालकृत चित्रकूट की झांकी। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी किताबें लिखी गई इस समय। तो उस समय देखिए तो अर्थशास्त्र की बहुमुखी और गंभीर अध्ययन तो हो ही रहा था। विवेक काल की बात तो व्यर्थ है, फिर भी हिंदी में कुछ ऐसी रचनाएं हैं। अमरनाथ बालीकृत भारतीय अर्थशास्त्र, प्राणनाथ विद्यालंकार ने लिखा भारतीय संपत्ति शास्त्र, भगवान दास केलाकृत भारतीय अर्थशास्त्र, शंकर सहाय सक्सेना ने भारतीय सहकारिता का आंदोलन लिखा। धर्म और दर्शन से संबंधित किताबें हैं जो विवेक काल में वेदांत, भक्ति योग, विशिष्ट धर्म नीति आदि से जुड़ी हुई थी। इनमें गुलाब राय ने लिखा कर्तव्य शास्त्र, प्रसिद्ध नारायण ने योग त्रयी, हठ योग, गोवर्धन लीलाकृत नीति विज्ञान, ज्वाला प्रसाद सिंघल कृत कैवल्य शास्त्र है ना, वियोगी हरि के द्वारा प्रेम योग,
ऐसे ही शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको कई सारी जो है रचनाएँ देखने को मिलेंगी, जिनमें जैसे नाम दिया गया है गोपाल दामोदर तामस्कर कृत शिक्षा मीमांसा, चंद्रशेखर शास्त्री कृत कन्या शिक्षा, कन्हैया लाल कृत राष्ट्रीय शिक्षा का इतिहास। विज्ञान विषय में भी कुछ नाम दिए हैं, जैसे ज्योतिष, वनस्पति शास्त्र, इन सब के उसमें देखें तो तेज शंकर प्रोचक पैमाइश, सत्यप्रकाश कृत बीज ज्यामिति, शकदेव पांडे कृत त्रिकोणमिति, अ, अनंत पटवर्धन वनस्पति शास्त्र, प्रवासी लाल वृक्ष विज्ञान। और भाषा लिपि से संबंधित तो बहुत ही जैसे व्याकरण संबंधी अच्छी पुस्तकें आई प्रकाशन में। गौरी शंकर शुक्लकृत राष्ट्रभाषा हिंदी करके 1920 में, रामनरेश त्रिपाठी द्वारा हिंदी हिंदुस्तानी करके 1922 में, श्याम सुंदर दास कृत भाषा विज्ञान और भाषा रहस्य मंगलदेव शास्त्री के द्वारा तुलनात्मक भाषा शास्त्र, पदम सिंह शर्मा कृत हिंदी उर्दू और हिंदुस्तानी करके है। लिपि के क्षेत्र में देखें तो नगेंद्र नाथ वसु कृत भारतीय लिपि, गौरी शंकर हीराचंद नागरी अंक और अक्षर करके, गौरी शंकर भट्ट कृत अक्षर तत्व करके, ये भी आए। और धीरेन्द्र वर्मा कृत ब्रज भाषा व्याकरण और पारसमणि के द्वारा नेपाली हिंदी व्याकरण। कोश ग्रंथ भी आए, विवेच काल में विद्वानों का ध्यान जो है कोश ग्रंथों पर भी रहा। उसमें श्याम सुंदर, बालकृष्ण भट्ट, शुक्ल, रामचंद्र, इनके उसमें भी आया। जैसे हिंदी सब सागर 10 खंडों में नागरी प्रचारी द्वारा काशी से छपवाया गया। इसके अलावा रामनरेश त्रिपाठी के द्वारा जो है हिंदी शब्द कल्पद्रुम करके 1925 में, मुकुंदी लाल हिंदी शब्द संग्रह करके 30 में, रामचंद्र प्रसाद त्रिपाठी द्वारा ज्ञान कोश 1934, रामशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा भाषा शब्दकोश, शिवन शास्त्री कृत हिंदी तेलुगु कोश करके, हरिहर शर्मा कृत हिंदी तमिल कोश करके है। हिंदी मराठी कोश रामनरेश त्रिपाठी का हिंदुस्तानी कोश है ना, और जम्बूनाथन का हिंदी उर्दू कोश करके है। इनके अलावा मुहावरों और लोकोक्तियों के भी कतिपय कोष आए थे, जैसे रामदहीन मिश्र का हिंदी मुहावरे करके, बहादुर चंद का लोकोक्ति और मुहावरा, जम्बूनाथन का हिंदी मुहावरा कोश, आरजी सर हिंदी का हिंदी मुहावरा कोश, ब्रह्म स्वरूप दिनकर का हिंदी मुहावरा, केशव प्रसाद मिश्र का वैदु शब्दावली, भगवान केलाकृत राजनीति शब्दावली करके है। यह साहित्य के तहत उपयुक्त कवियों के अलावा विवेच काल में संगीत कला, चित्रकला, वक्तृत्व, चित्रपट, कृषि, बागवानी, मधुमक्खी पालन, इन सब में भी लिखा गया। पत्र पत्रिकाओं में साहित्य के इतिहास में पत्र पत्रिकाओं पे भी इस समय अगर आप देखें तो बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं आई, जिनमें मासिक पत्रिका में कौन कौन से थे जो महीने पे निकलते, सरस्वती था, मर्यादा था, स्त्री दर्पण का तो पहले जो है इसी रूप में देखने को मिला। और इसके बाद चांद है, प्रभा है, माधुरी है, सुधा, विशाल भारत, हंस है। सरस्वती की इस अवधि में प्रकाशित अंकों में भी अधिकतर महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा निर्धारित पद्धति का ही निर्वहन हुआ। फलतः प्राय सभी साहित्यकारों की रचनाओं में अलंकृत होने पर भी सच्चे अर्थों में नए युग बोध विशेषता छायावाद के साथ तालमेल नहीं मिलते। मर्यादा 1923 में, और इसका संपादन पहले जो है बताएं कि मर्यादा का प्रकाशन 23 तक हुआ। इसका संपादन पहले जो है मर्यादा का कृष्णकांत मालवीय ने किया, फिर बाबू संपूर्णानंद ने, और कुछ समय के लिए जो मर्यादा पत्र का प्रेमचंद जी ने भी किया था। उसमें क्या था कि शाही समाजशास्त्र, राजनीति विषय के जो विद्वतापूर्ण लेख है, वो लेख ही नहीं, कहानियां, कविताएं, ये सभी निकलती थी। रामेश्वरी नेहरू के संपादक में भी प्रकाशित होने वाली पत्रिका कौन थी? स्त्री दर्पण प्रयाग से। चांद जो पत्रिका था, चांद प्रयाग का प्रकाशन आरंभ 1920 में हुआ, साप्ताहिक पत्रिका था चांद। लेकिन 1923 में जो है रामरख जो सहगल और चंडी प्रसाद निर्देशन के संपादन में इसका प्रकाशन महीने में कर दिया गया। और इसमें चांद में नारी विषयक समस्या तथा लेखिकाओं को प्राथमिकता मिलती थी। इस काल की दूसरी प्रमुख पत्रिका प्रभा थी। प्रभा कहाँ से निकलता था? प्रभा कानपुर से निकलता था, और बालकृष्ण शर्मा नवीन के संपादकीय में। इसमें साहित्य की सभी विधाएं आपको देखने को प्रभा में मिलती। प्रभा में ही भाव की भिड़ंत नामक वो ऐतिहासिक लेख प्रकाशित हुआ, जिसमें ये सिद्ध किया गया था कि निराला की बहुत सी कविताएं रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविताओं की नकल है, भावों की भिड़ंत करके। इस लेख ने तत्कालीन साहित्य जगत में हलचल ही मचा दी। माधुरी निकलता था लखनऊ से, और लखनऊ से इसका जो प्रकाशन 1922 से हो रहा था। जाहिर तौर पर तो इसके संपादक वैसे माधुरी के दुलारी लाल भार्गव थे, पर वास्तविक संपादक रूप नारायण पांडे और कृष्ण बिहारी मिश्र थे। कुछ दिनों के लिए प्रेमचंद और शिवपूजन सहाय जो है, इनका भी आगमन हुआ, और इन्होंने भी माधुरी का जो संपादकीय काम अपने हाथों में लिया था, पर वो टिक नहीं पाए यहाँ पे। माधुरी जो है उन कुछ थोड़ी सी पत्रिकाओं में थी जिनमें छायावाद का समर्थन मिला था। दूसरी ओर आरंभ में छायावाद पर आक्रमण करने वाली पत्रिकाओं में कौन था? वो था सुधा, लखनऊ से निकलता था, वो सबसे ज्यादा चीटाकसी करता।
और बाद में इसके संपादकीय विभाग में जो है निराला का भी प्रवेश हुआ, जिन्होंने इसके साहित्यिक स्वरूप को सर्वथा बदल दिया। इसने तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन और अंग्रेजी के स्थान पे भारतीय भाषाओं की प्रतिष्ठा की। हिंदी जगत की सबसे लोकप्रिय मासिक पत्रिका कल्याण भी रही है। कल्याण निकलता था 1925 से। इसका उद्देश्य था भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और सदाचार का उपदेश देना, और आज भी ये गोरखपुर से संपादित हो ही रहा है। इसके विशेषांक धार्मिक साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। विवेक काल की मासिक पत्रिकाओं में तो महीने पे विशाल भारत कलकत्ता से निकलता था। इसका प्रकाशन भी 1927 में बनारसी दास चतुर्वेदी के संपादन में हुआ था। बाद में इसके संपादन विभाग में काम करने के लिए आगे ने भी काम किया। विशाल भारत में उच्च कोटि की साहित्यिक रचनाएं निकलती थी। इसके कला अंक को विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई। चतुर्वेदी जी के संपादन में विशाल भारत अपने समय का एक बहुत ही तेजस्वी और जागरूक पत्र बन गया। छायावाद और विशेषकर निराला के संबंध में उनकी दृष्टि बहुत ही अनुदार थी। उग्र की कथा साहित्य को घासलेटी संज्ञा देकर उन्होंने इनके विरुद्ध बड़ा भारी साहित्यिक आंदोलन खड़ा किया। इसी प्रकार प्रेमचंद द्वारा संपादित हंस जो है 1930 में तत्कालीन साहित्य को इस तरीके से केंद्र में रखा। और आलोच काल के अन्य मासिक पत्रों में जैसे आदर्श, मौजी, समन्वय, सरोज, साहित्य संदेश, ये सभी था। जैसे आदर्श और मौजी ये शिवपूजन सहाय के संपादक में कलकत्ता से निकलता है। इनमें हिंदू मुस्लिम एकता, नारी समस्या की बात होती। समन्वय का प्रकाशन 1922 रामकृष्ण मिशन के जो स्वामी माधवानंदन के संपादन, बाद में निराला जी के उसमें होने लगा। सरोज का प्रकाशन होता था, तो सरोज का प्रकाशन जो 1927 नौजादी लाल श्रीवास्तव के संपादकीय में, ये मुख्यतः साहित्यिक पत्र था, जिसमें उस समय के जो लेखक वगैरह होते थे उनको स्थान मिलता था। और 1937 में गुलाब राय के संपादकीय में साहित्य संदेश, जो कि आगरा से निकलता था, शुद्ध आलोचनात्मक पत्र था साहित्य संदेश। मासिक पत्रों के साथ साथ विवेक काल में जो है बहुत सारे साप्ताहिक और वार्षिक पत्र भी निकले, जिनके साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इनमें मतवाला है, जागरण है, भारत है। ये तीनों ही पत्र मतवाला, जागरण और भारत ये नवीन काव्य चेतना को वाणी देने में अग्रसर है। और 23 में मतवाला जो कलकत्ता से निकला, उसके घोषित संपादक महादेव प्रसाद सेठ थे मतवाला के। और इसके संपादन विभाग में शिवपूजन भी थे, नवजादी लाल श्रीवास्तव, निराला भी थी। ये हिंदी का पहला हास्य व्यंग प्रधान साप्ताहिक पत्रिका था। यद्यपि ये प्रधानतः साहित्यिक पत्र था, पर सामाजिक राजनीतिक समस्याओं को भी उसका कभी उपेक्षा नहीं किया। ब्रिटिश सरकार की नीतियों की इसमें तीखी आलोचना होती। शिव पूजन सहाय के संपादत्व में प्रकाशित जागरण बनारस इस काल का दूसरा प्रमुख साहित्यिक साप्ताहिक पत्र था। ये छायावाद का घोर पक्षधर वाला फिर भी इनमें रचनाओं के साथ साथ छायावादी रचनाएं भी बहुसंख्या में देखने को मिलती हैं। इसमें प्रेमचंद का संरक्षण प्राप्त हुआ है। 1934 में इसका प्रकाशन बंद हो गया। इस बीच प्रेमचंद ने इसमें राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं पर वो जो टिप्पणी लिखी वो बहुत ही पैनी और धारदार है। और छायावत के समर्थक इस अवधि का एक अन्य महत्वपूर्ण पत्र था अर्ध साप्ताहिक भारत इलाहाबाद। ये नंद दुलारे वाजपेयी की संपादकीय उसमें निकलता था। विवेक काल के अन्य साप्ताहिकों में हिंदी नवजीवन, कर्मवीर, देश, सेनापति, हिंदू पंच और श्री कृष्ण संदेश मुख्य। हिंदी नवजीवन अहमदाबाद के संपादक महात्मा गांधी थे। इन्होंने तत्कालीन राजनीति और सामाजिक चेतना को वाड़ी दिया था। फिर 1920 में ही पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संपादक में जो है और भी निकलता था। कर्मवीर जबलपुर से निकलता। कर्मवीर जबलपुर बाकल लाल चतुर्वेदी और माधवराव शप्रे के संरक्षण में। ये राजनीति के साथ साथ साहित्यिक पत्र भी था। श्री कृष्ण संदेश और इनके अलावा भी और भी रचनाओं का यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो ये सभी देखिए उस समय बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं निकलते थे। द्विवेदी युग में एकमात्र उल्लेखनीय जो दैनिक पत्र निकलता था वो भारत मित्र है, जिसके संपादक कौन थे? दैनिक मित्र के अंबिका प्रसाद वाजपेयी थे 1929 में। भारत मित्र का जो प्रकाशन था 1935 तक हुआ। ये हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र था और अपनी सीमाओं के बावजूद इसे हिंदी में दैनिक पत्रों की परंपरा का सूत्रपात करने का श्रेय जाता कि पर डे निकलने लगे ऐसे करके। और विवेक काल के सर्वाधिक अगर तेजस्वी दैनिक देखे तो दैनिक विश्वामित्र और आज थे, ये दोनों पत्रिकाएं थे। बाकी दैनिक विश्वामित्र तो 1916 में शुरू हुआ था और इसमें मौलिकता भी रही। और आज पत्रिका तो 1920 में वाराणसी से ही निकला था। आज तो निकलता रहता भी है। सर्वश्रेष्ठ में थे। और इसमें ये भी बताया गया है
सी प्रकाश बाबूराव, विष्णुराव पराड़कर, कमलापति त्रिपाठी जैसे व्यक्तियों के सक्रिय सहयोग के फलस्वरूप आज ने स्वाधीनता संग्राम के लिए जनमत भी तैयार किया था। तो इतना बड़ा योगदान इस पत्रिका का रहा। बाद में दैनिक पत्र में कलकत्ता समाचार, स्वतंत्र का उल्लेख, ये सब भी है ना? यहाँ पे देखिए संक्षेप रूप में आप पूरा देख लीजिए। बाकी जब हम स्वतंत्र विदा के तौर पे हम आपको पत्र साहित्य, रेखा, चित्र, संस्मरण जो भी कराएँगे उसमें आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। इसमें तो आपको एक ओवरऑल दृष्टि रखना है कि हाँ, इन लोगों के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। और यहाँ पे अगर देखें तो जो है आपका अ, डॉक्टर नगेन की किताब से छायावाद कंप्लीटली जो है हमने करा दिया है। इसके बाद जो है आप प्रगति प्रयोगवाद देखेंगे। तो बस ये मान के चलिए कि यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं कि हाँ, ये इस तरीके से पूरा पढ़ना है। और बाकी जो है डिटेल से आपको करवाया जाएगा अच्छे से। वो तो हम कराएँगे आपको जब रामचंद्र तिवारी वाली किताब से चल रहा है ना, तो वो जब कंप्लीट कराएँगे तो चीज़ें होती रहेगी। बाकी जो रेगुलर हमसे जुड़ के पढ़ना चाहते हैं तो एक क्लास चलता है रात को 9 बजे, कुछ बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट हिंदी ऑप्शनल वाले। तो आप अगर रेगुलर मुझसे पढ़ के अगर आपको मेरे पढ़ाने की पद्धति समझ में आती है, क्योंकि आप यूट्यूब से इतने दिन से जुड़े हैं और देख रहे हैं हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा है। तो आप रेगुलर जुड़ सकते हैं मुझसे पढ़ने के लिए 8765085310। अगर आपको जुड़ना होगा तो इस पे मैसेज करिएगा। एक आध दिन डेमो क्लास लीजिएगा। बाकी डेमो क्या लेंगे, आप इतने वीडियो तो मेरे पढ़े, तो मेरी पढ़ाने की शैली आपको पता है। और आप जुड़ सकते हैं बराबर पढ़ने के लिए पेड क्लास है। बाकी तो हम यूट्यूब पे आपके लिए सारी चीज़ें जो है जितना हो सकता है वो करवा ही रहे हैं। आज के लिए इतना ही, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि ये सब आपका भी थोड़ा दायित्व है। हम अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं आपकी मदद के लिए, तो आप भी इतना जो दायित्व है आपका चैनल के प्रति वो आप भी करते रहें। आज के लिए इतना ही।